सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक हाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ एजुकेशन। दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं अपने मॉडल पेपर नंबर 2 को, जिसमें हम टोटल 12 या 13 प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। आपके पेपर में गणित में 18 प्रश्न आते हैं, जिसमें से 5 आपके बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं और बाकी आपके अधिलघुत्तरी और लघुत्तरी प्रश्न होते हैं। ठीक है ना। तो बहुविकल्पी प्रश्न हम नहीं करने वाले हैं, क्योंकि वैसा प्रश्न तो आप थ्योरी पढ़कर कर सकते हो। जितना मैंने बेसिक बताया है उसी से आपके बहुविकल्पी प्रश्न बनेंगे। बाकी बहुविकल्पी प्रश्न टफ नहीं बनने वाले हैं। ठीक है ना। तो वीडियो को पूरा अंत तक वॉच करना, पसंद आने पर लाइक करना और चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। आइए दोस्तों, फिर शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न लिखा है यहाँ बोर्ड के ऊपर कि 3 संख्याओं में पहली और दूसरी का योग 24, दूसरी और तीसरी का योग 30, तीसरी और पहली का योग 26 हो तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर बताओ। देखिए, इस प्रश्न में ऐसा प्रश्न मैंने इससे पहले कराया है। वहाँ पर मैंने केवल एक चीज़ आपसे पूछी थी, सबसे छोटी संख्या। लेकिन यहाँ पर मैंने आपसे थोड़ा काम और बढ़ा के पूछ लिया है। मैंने पूछा सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर मैंने पूछ लिया है, डिफरेंस पूछ लिया है बड़ी और छोटी नंबर के बीच में। ठीक है ना। बाकी काम वही है, डाटा पूरा वही है। देखिए, एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसे रिपीट होते हैं, क्वेश्चन का पैटर्न यही हो सकता है। अभी इसमें क्या पूछ सकता था कि दूसरी और तीसरी संख्या का योग बताओ, या पूछ लेता पहली और तीसरी का योग बताओ, या पूछ लेता दूसरी संख्या क्या होगी। तो इसी प्रकार से सब कंसेप्ट एक ही है दोस्तों, बस चीज़ें आपको समझना है। तो इस प्रश्न को कितने लोग लगा सकते हैं वो फटाफट से आंसर बताएंगे। ठीक है ना। इस प्रश्न को कैसे लगा सकते हैं भाई, देखो हम यहाँ पर क्या समझेंगे कि यहाँ पर संख्याएं कितनी हैं भाई, 3 संख्याएं हैं। 3 संख्याओं में पहली, भाई 3 संख्याएं हैं, तीनों संख्याएं का कोई आइडिया नहीं कि वो नंबर क्या क्या हो सकते हैं। तो हम उन 3 संख्याओं को क्या दोस्तों मान सकते हैं, भाई हमें पता है गणित है, गणित में हम मान सकते हैं कुछ भी। तो हम तीनों संख्याएं चर में मान लेंगे। माना हमारा फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, पहली संख्या हमने x मान लिया, भाई पहली संख्या मैंने x मान लिया, और दूसरी संख्या दोस्तों क्या मान लिया, वो y मान लिया, और तीसरी संख्या मैंने क्या मान लिया, z मान लिया। आप अपनी सुविधानुसार से j, k, l, m, n कुछ भी मान सकते थे। ठीक है ना। अब देखो, अब पहली शर्त तो क्वेश्चन की क्या कह रही है, पहली शर्त कह रही है कि पहली और दूसरी का योग, पहली और दूसरी का योग कितना है, तो वो दोस्तों है 24। पहली और दूसरी का योग, पहली संख्या है x, दूसरी है y। तो कहने का मतलब पहली और दूसरी का योग कितना है, तो वो आपको दिया गया है 24। वो कितना दिया गया, 24। ये समीकरण नंबर हम इसको 1 मान लेंगे। अगर मैं सेकंड कंडीशन देखूं क्वेश्चन की कि दूसरी शर्त प्रश्न क्या कह रहा है, तो दूसरी कह रहा है कि दूसरी और तीसरी का योग 30 है। भाई दूसरी है y, तीसरी है z, तो दूसरी और तीसरी का योग यानी y और z का योग कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ये समीकरण नंबर क्या बन गया दोस्तों, 2 बन गया। ठीक है ना। अब देखो थर्ड जो हमारी प्रॉमिस की गई, जो वादा किया गया क्वेश्चन में, जो कंडीशन दी गई वो यह दी गई है कि पहली और तीसरी का योग, भाई दिया नहीं गया, तीसरी और पहली का योग कितना है दोस्तों, तो 26 है। तो तीसरी क्या है आपकी z और पहली क्या है आपकी x, तो z प्लस के x, इसका योग कितना है, तो 26 है, इसका योग 26 हो जाएगा। ये हमारा तीसरा समीकरण बन गया। अब बात को समझना। अब आप कहोगे सर यहाँ पर 3 समीकरण बन गए, अब हम क्या करेंगे। दोस्तों कुछ मत करिए, 1, 2 और 3 तीनों समीकरण को ऐड कर लीजिए। ठीक है ना। तीनों समीकरणों को ऐड कर लीजिए। वैसे इसका एक और तरीका भी है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा लेंथी पड़ेगा। हम एक चर का मान निकालेंगे, दूसरे में रखेंगे, फिर दूसरे से मान निकालेंगे, तीसरे में रखेंगे, एक चर का मान पता चलेगा, ऐसे फिर दूसरे में रखेंगे, दूसरे का मान पता चलेगा, फिर पहले में रखेंगे तो पहली संख्या पता चलेगी। ऐसे काफ़ी लेंथी हो जाएगा, तो हम वो काम नहीं करने वाले। हम यहाँ पर सिंपल एक लाइन दोस्तों लिखने वाले हैं कि समीकरण 1, 2, 3 को क्या करने पर, जोड़ने पर, 1, 2, 3 को दोस्तों क्या करने पर, तो जोड़ने पर। इन तीनों समीकरणों को अगर मैं जोड़ लूँगा तो बात को मेरी समझना, x प्लस वाई, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, x प्लस में y,
प्लस वाई प्लस में क्या हो जाएगा आपका जेड, और प्लस में हो जाएगा जेड प्लस का एक्स, और इनके बराबर में क्या आ जाएगा 24, 30, 26, ये भी तो जुड़ जाएंगे दोस्तों। तो ये हो जाएगा आपका 24, ये हो जाएगा आपका 30, और ये हो जाएगा आपका 26। तो ये 24, 30, 26 हमने ऐड कर लिया। अब यहाँ पर देखो एक्स, एक्स 2 बार, वाई, वाई 2 बार, जेड, जेड 2 बार, तो हम इसको क्या ये कह सकते हैं 2x प्लस में 2y प्लस में 2z और बराबर के 30, 20, 50, 50, 20 कितना हो 70, 70, 10 कितना हो गया 80 हो गया ना। 30, 20, 50, 20, 70, 10, 80, ये आपका आ गया 80। क्लियर। अब देखो, अब इतने में आप देखो 2x 2y 2z, इसमें आपको कॉमन मिल रहा है। भाई कॉमन क्या होता है, जो सभी में डिवाइड करे। आपको 2 कॉमन मिल रहा है ना, तो हमने 2 को कॉमन ले लिया। तो इधर ब्रैकेट में क्या बचा, x प्लस में y प्लस में z, और बराबर के दोस्तों क्या बच गया आपका 80 बच गया। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब ये 2 हमारा गुणे में उधर जाएगा बट्टे में, तो यानी कि x प्लस के y प्लस के z बराबर के क्या बचेगा 80 बटे में 2 बचेगा। 2 से काट देंगे तो कितनी बार आ जाएगा 40 बार चला जाएगा। यानी ये दोस्तों क्या मिल गया x प्लस में y प्लस में z बराबर के 40 बन गया। ठीक है ना। अब देखो, अब आप यहाँ पर क्या करिए, कुछ मत करिए। क्या आपको कोई एक आइडिया लग रहा है? अगर आप यहाँ पर, अगर आप इस वाले में जो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 40 है, अगर इसमें x प्लस वाई रख दोगे 24, तो आपको z का मान पता चल जाएगा। x प्लस वाई 24 रखोगे तो z का मान पता चल जाएगा, चलेगा ना। तो अब यहाँ पर इसको आप समीकरण नंबर 4 मान लीजिए अपने सुविधा के अनुसार, है ना। अब यहाँ पर एक लाइन आप ऐसे लिख सकते हो कि x प्लस वाई बराबर दोस्तों कितना है, तो x प्लस वाई बराबर 24 रखने पर, भाई 24 रखोगे ना, तो मैं 24 यहाँ पर रखूँगा। तो बात को मेरी समझना, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 40 है, 24, तो जेड बराबर क्या आएगा भाई, यहाँ 24 रखोगे, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में आ जाएगा। यानी क्या आ जाएगा, तो ये इधर 40 था, 40 माइनस कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। तो 40 माइनस के 24, यानी दोस्तों जेड बराबर मेरा क्या बचने वाला है, तो 24, 6, 30, 10, 40, जेड बराबर 16 बच गया। बोलो कोई दिक्कत, जेड बराबर कितना बच गया 16 बच गया। अब पुनः इसी में आप y प्लस जेड का मान, अगर y प्लस जेड का मान रख दोगे तो x का मान पता चल जाएगा, है ना। तो अब मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ y प्लस के जेड बराबर दोस्तों कितना रखने पर, तो 30 रखने पर, ये हमने 30 रखने पर लिख लिया। अब अगर y प्लस जेड बराबर मैं 30 रखूँगा तो x बराबर 10 आएगा कि नहीं आएगा, y प्लस जेड बराबर 30 रखेंगे, 30 प्लस में उधर जाएगा माइनस में, तो हम x बराबर सीधे 10 रख सकते हैं। तो हम यहाँ पर x बराबर सीधे दोस्तों 40 माइनस के 30, यानी कि x बराबर दोस्तों कितना आएगा 10 आएगा। बोलो इतने में किसी को कोई आपत्ति है, इतने में किसी को कोई आपत्ति है? तो आप समझना, x का मान आ गया, z का मान आ गया, बचा क्या y बचा। तो अगर हम z प्लस एक्स की वैल्यू, आप यहाँ पर देखो z प्लस एक्स की वैल्यू अगर हम यहाँ पर 40 में रख दें, z प्लस एक्स की वैल्यू अगर 40 में रख दें, तो यहाँ पर क्या आएगा 26, 40 से 26 चला जाएगा, 14 आपका क्या आ जाएगा y का मान आ जाएगा। तो हम एक लाइन यहाँ पर और लिख सकते हैं कि z प्लस के x बराबर कितना रखने पर, तो 26 रखने पर। भाई समझ रहे हो स्टेप बाय स्टेप, ठीक है ना। देखिए इतना लॉन्ग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं थी, आप बाकी सब चीज़ें मन में भी कर सकते थे, लेकिन आपको समझाने के लिए सब तरीके बताए जा रहे हैं। अगर z प्लस के x बराबर के 26 है, तो z प्लस के x 26 रखोगे तो y बराबर के 40 माइनस 26 यानी 14 आएगा। तो सीधे हम यहाँ पर कह सकते हैं y बराबर के 40 माइनस के 26, यानी कि y बराबर क्या आ जाएगा 14 आ जाएगा। y बराबर के क्या आ जाएगा 14 आ जाएगा। 16, 10 और 14, ये 3 संख्याएं आ गई। प्रश्न है आपसे सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग बताना है। सबसे बड़ी क्या दिख रही है आपको, 16 है कि 10 है कि 14 है, 16 है कि 10 है कि 14 है। तो आप दोस्तों यहाँ पर बात समझिए, आप यहाँ पर क्या कहोगे कि सर सबसे बड़ी मेरी 16 है और सबसे छोटी मेरी 10 है, तो दोनों का योग कितना आ जाएगा 26 आ जाएगा। ये आपके क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा, ये आपके क्वेश्चन का क्या आएगा जवाब आएगा। सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा। भाई सबसे बड़ी हमारी 16 है, भाई 16 ही तो सबसे बड़ी है, और सबसे छोटी हमारी 10 है, तो 26 हो गया।
अब अगर आपको एक समय के लिए कुछ ऐसा लगे कि हमारा प्रश्न कहीं पर गलत हो रहा, तो आप चीज़ों को थोड़ा सा अपने आप से सोचिए कि अगर मैं पहली और दूसरी का योग करूं तो 24 आना चाहिए। तो पहली क्या है हमारी, एक 16 है, दूसरी क्या है 10 है। पहली हमारी क्या है भाई 14 है, दूसरी क्या है हमारी 10 है, या 10 14 ऐसे समझ लीजिए। तो अगर दोनों का योग करेंगे हम तो कितना आएगा, 24 आएगा, क्योंकि पहली संख्या हमारी क्या है x है, दूसरी हमारी y है। तो अगर हम x और y का योग करेंगे तो 24 आएगा ना, तो 24 आ रहा। सभी आपको कुछ भी, आप अगर तीसरी और चौथी का योग, दूसरी और तीसरी का योग कर लीजिए भाई, दूसरी का कितना है, दूसरी और तीसरी का योग, दूसरी आपकी संख्या कितना है, यहाँ पर देखो y और तीसरी z है, तो y क्या है, y आपकी 14 है, z आपका 16 है, 14 16 30, तो दूसरी और तीसरी का योग 30 हो जाएगा। ऐसे तीसरी और पहली का योग 24 हो जाएगा, 14 10 24 आ जाएगा। क्लियर ना बात, नोट कर लीजिए। अगले प्रश्न पे पहुंचते हैं, प्रश्न संख्या नंबर 2 पर। इसको नोट करो, फिर प्रश्न संख्या नंबर 2 पर पहुंचते हैं, ठीक है ना भाई। चलो देखो, अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या नंबर 2। देखिए, जो विधि बताई जाएगी उसी विधि से आपको प्रश्न लगाना है। बाकी आप ये नहीं कि आंसर देने के चलते आप कोई भी विधि का प्रयोग कर लें, वो गलत माना जाएगा दोस्तों, क्योंकि आप ऐसा एग्ज़ाम दे रहे हो कि वहाँ पर आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप लिखना पड़ेगा, तभी आपको पूरे अंक मिलेंगे। अदरवाइज़ फिर आपके जो नंबर हैं वो कम हो सकते हैं, ठीक है ना भाई। तो उसमें कोई दिक्कत मत लेना, आप स्टेप बाय स्टेप समझिए और स्टेप बाय स्टेप ही आपको लगाना है। क्वेश्चन नंबर 2 दोस्तों क्या कह रहा है, इसकी ज़रा भावनाओं को समझ लेते हैं। ये कह रहा है कि 2x प्लस में 5y, 2x प्लस में 5y बराबर के आपको दिया गया है 12, और अगला समीकरण आपको दिया गया है 4x प्लस के 9y, 4x प्लस के 9y बराबर के आपका है 22 को प्रतिस्थापन विधि से हल करो। इसको किस विधि से दोस्तों हल करना है, तो प्रतिस्थापन विधि से आपको हल करना है। फटाफट से बताओ, विधि से हल करो। मैंने आपको भाई सभी विधियां बताई हैं, केवल सारणी विधि नहीं बताई है। उसका रीज़न ये है कि सारणी विधि आपके सिलेबस में है ही नहीं। वैसे जिन्होंने हाई स्कूल में पढ़ा हुआ होगा तो उनको पता होगा कि हम सारणी विधि कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। वहाँ हमको एज्यूम करना पड़ता है, मानना पड़ता है कि अगर x की वैल्यू 1 रखेंगे तो y की वैल्यू ये आ सकती है, अगर हम x की वैल्यू 2 रखेंगे तो y की वैल्यू इतनी आ सकती है, ठीक है ना भाई। तो ये चीज़ें आपको याद रखना है। चलिए भाई, ठीक है ना। देखो, अब इस प्रश्न को हम कैसे लगाएंगे पूरा विस्तार से मैंने आपको बता रखा है कि कुछ नहीं करना है। आपको पहले ये इक्वेशन दी गई है 2x प्लस में 5y बराबर के 12, इसको हम समीकरण नंबर क्या मान लेते हैं दोस्तों, 1 मान लेते हैं, क्योंकि ऑलरेडी पहले से समीकरण है। और दूसरा हमारा क्या है कि 4x प्लस में 9y और बराबर के आपका 22, इसको हम समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। अब प्रतिस्थापन विधि ये कहती है कि सर अगर आप समीकरण नंबर 1 से चलोगे, अगर आप इक्वेशन नंबर 1 से चलोगे, एक चर का मान निकालोगे तो उसका मान आपको 2 में रखना पड़ेगा। मतलब जिससे चलोगे उसमें मान नहीं रखना है, पहले उसके अपोजिट वाले में रखना है। अगर आप 2 से चलोगे तो मान आपको 1 में रखना पड़ेगा। तो यहाँ से आप अपने हिसाब से सोचिए कि आप किस से एक चर का मान इजीली निकाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पर अगर मैं समीकरण 1 से चलता हूँ, चाहो तो आप 2 से भी चल सकते हो, आपके कैलकुलेशन के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप क्वेश्चन को किस नज़र से देखते हो। अगर मैं यहाँ पर दोस्तों बात कर लूँ समीकरण 1 से चलने की, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 हमारा दोस्तों क्या है, 2x प्लस में 5y बराबर के 12 है ना। अब एक चर का मान निकालेंगे तो 5y प्लस में उधर ट्रांसफ़र करेंगे तो माइनस में हो जाएगा, यानी 2x बराबर 12 माइनस के 5y हो जाएगा, 12 माइनस के 5y हो जाएगा। और अब x का मान निकालेंगे, 2 गुणे में उधर जाएगा बटे में, यानी x बराबर के 12 माइनस के 5y बटे में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसको हम समीकरण नंबर दोस्तों क्या मान लेंगे, 3 मान लेंगे। इसको समीकरण क्या मान लेंगे, 3 मान लेंगे। अब मैंने अभी आपको एक चीज़ याद दिलाई थी कि अगर हम 1 से चलेंगे तो जो इक्वेशन निकल कर आएगी उसका मान 2 में रखेंगे, अगर 2 से चलेंगे जो इक्वेशन निकल आएगी उसका मान हम 1 में रखेंगे। तो हम यहाँ पर दोस्तों 1 से चले हैं ना, तो हम इसका मान कहाँ रखेंगे, 2 में रखेंगे। तो हम एक लाइन यहाँ पर लिख सकते हैं कि समीकरण किस में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर। समझ रहे हो ना भाई बातों को, समीकरण 2 में रखने पर। जहाँ x है वहाँ पर आपको 12 माइनस के 5y
बटे के 2 रखना है। तो यहाँ 4x था ना, तो ये हमारा 4 हो जाएगा। अब भाई एक चर और एक अचर के बीच में अगर कोई सिंबल नहीं लगा होता है तो मल्टीप्लाई होता है। यहाँ 4 हो गया। अब x के स्थान पर क्या रखेंगे, 12 माइनस के 5y, 12 और माइनस के क्या आ जाएगा 5y, और बटे में दोस्तों क्या आ जाएगा आपका 2 हो जाएगा। बटे में 2 हो गया ना, और उसके बाद क्या बचा, प्लस के 9y बच गया, बराबर के क्या बच गया आपका, बराबर के आपका 22 बच गया। क्लियर बात ना। अब देखो इसको सॉल्व करने का तरीका, ये 2 एक कम 2 और 2 दूनी क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। बात क्लियर। तो ये हमारा अगला स्टेप दोस्तों क्या हो जाएगा, ये बच गया 12 दूना 24 माइनस के 5 दूनी 10y, ठीक है ना। ये आपका बच गया 24 माइनस के 10y, और उसके बाद आपका है प्लस के 9y और बराबर में आपका है 22। ये कहाँ से आया तो बात को समझना भाई, ये गुणे में है ना, गुणे में तो 12 दूना क्या हो गया 24 हो गया, और ये माइनस है तो 5 दूनी 10 माइनस का 10y, आपका बच्चा 9y, तो 9y हो गया बराबर के 22, तो बराबर के 22। अब यहाँ पर देखो 24 प्लस में उधर ट्रांसफ़र करोगे माइनस में, तो इधर माइनस का 10y प्लस का 9y माइनस के y बराबर, इधर क्या बच जाएगा माइनस के 2 बच जाएगा, क्योंकि ये प्लस से उधर जाएगा माइनस में, तो 24 इसका चिन्ह बड़ा, संख्या भी बड़ी है, तो माइनस से माइनस कैंसिल, यानी y बराबर क्या आएगा दोस्तों 2 आएगा। बोलो किसी को कोई आपत्ति है यहाँ तक, y बराबर कितना आ गया 2 आ गया। अब देखो, अब x का मान आप कैसे निकालोगे, आप चाहे दोस्तों 2 में रखिए, 1 में रखिए, 3 में रखिए, x का मान 1 ही आएगा। तो हमको यहाँ दिख रहा सीधा, अगर मैं यहाँ पर y बराबर 2 रख दूंगा ना, तो तुरंत हमारा x का मान पता चल जाएगा। यानी किस में रख दें, 3 में रख दें। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ समीकरण दोस्तों किस में रखने पर, 3 में रखने पर। समीकरण किस में रखेंगे, 3 में रखेंगे। तो समीकरण 3 हमारा क्या कह रहा, x बराबर, तो x बराबर, अब y बराबर हमको कितना रखना है 2, तो 5 गुणे में 2 हो जाएगा, और बटे में दोस्तों क्या आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा। बटे में कितना आ गया 2 आ गया भाई, 12 माइनस 5 हुई, तो 5 दूनी 10 बटे 2, तो आंसर कितना आएगा आप चेक करोगे, यहाँ पर 12 हो गया, माइनस के 5 दूनी 10 हो गया, बटे में क्या हो गया 2 हो गया। तो x बराबर क्या आएगा 2, ऊपर बचा नीचे 2 बचा, 2 से 2 कैंसिल, यानी x की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई, x की वैल्यू 1 आ गई, y की वैल्यू 2 आ गई, x की वैल्यू 1 आ गई। जिनका भी आंसर आ रहा था वो सही खेल गए भाई, जिनका भी ये आंसर आ रहा था वो बिल्कुल राइट खेल गए। दूसरे का आंसर क्या होगा 2 और 1 हो जाएगा। नोट कर लो, फिर अगले प्रश्न पे पहुंचते हैं। नोट कर लीजिए, फिर प्रश्न संख्या नंबर 3 पर पहुंचते हैं और देखते हैं उसका लॉजिक क्या होगा। ठीक है ना भाई, यहाँ तक बात क्लियर है भाई सबकी। देखिए ये सब चीज़ें सबको आ गई होंगी, क्योंकि इतनी बार पढ़ चुके हो भाई कि ये सब, अब इस पर आप पकड़ अपनी बनाइए, क्योंकि अभी से प्रैक्टिस करोगे ना तो इतने अच्छे नंबर आप मैथ में ले आओगे कि आपको खुद विश्वास नहीं होगा कि एक समय हमारा मैथ में, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो मैथ में बहुत वीक थे, जिनको डर था कि मैथ में हमारा बैक लग जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला, आप प्रैक्टिस करिए। आपसे एक बार में सवाल नहीं लग रहा कोई दिक्कत नहीं, आप थक कर मत बैठिए। 2 बार में नहीं लग रहा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन तीसरी बार एक ऐसा टाइम आएगा कि सवाल खुद ब खुद आपसे बनते हुए चले जाएंगे। ठीक है ना, क्योंकि पढ़ाई क्या मांगती है, आपसे मेहनत मांगती है। आप जितना मेहनत करोगे उतना ही ज़्यादा आपको चीज़ें आएंगी। ठीक है ना। देखो क्वेश्चन नंबर दोस्तों हमारा 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा, ये कह रहा एक आयत का परिमाप 48 मीटर है। एक आयत का परिमाप 48 मीटर है। एक आयत का परिमाप कितना है, तो वो है 48 मीटर, 48 मीटर है। तथा क्षेत्रफल आपको दिया गया है। क्षेत्रफल दोस्तों कितना दिया गया है, तो क्षेत्रफल आपको दिया गया है भाई, क्षेत्रफल दिया गया है 108 मीटर स्क्वायर, 108 वर्ग मीटर हो। तो प्रश्न कहा गया है आयत की लंबाई और चौड़ाई बताओ। आयत की लंबाई और चौड़ाई बताओ। आयत की लंबाई और चौड़ाई आपको बताना है। लंबाई और चौड़ाई आपको बताना है। ठीक है ना। इस प्रश्न को लगाओ और बताओ इसका उत्तर क्या आएगा। प्रैक्टिस करके बताओ, लगा के इस प्रश्न को आप लगा सकते हो कि नहीं लगा सकते हो। कुछ नहीं प्रॉब्लम है इस प्रश्न में, बिल्कुल आसान सा प्रश्न है। ठीक है ना, बिल्कुल आसान सा प्रश्न है। समझने वाली बात यहाँ पर क्या है,
भाई देखो, एक हमारा क्या मैंने समझ लिया, ये हमारा क्या एक रेक्टेंगल है, एक हमारा आयत है। तो आयत क्या होता है, आयत के आमने सामने की साइड क्या होती है, समांतर भी होती हैं, बराबर भी होती हैं। अगर दोस्तों यहाँ पर लंबाई चौड़ाई तो पता नहीं है, अगर मैं यहाँ पर लंबाई को क्या मान लेता हूँ x और चौड़ाई को y मान लेता हूँ, तो हमें पता है कि परिमाप क्या होता है। परिमाप होता है 2 लंबाई धन चौड़ाई होता है कि नहीं होता है। परिमाप 2 लंबाई धन चौड़ाई होता है। आप कहोगे सर बिल्कुल होता है, तो इसके बराबर हम 48 को दिखा देंगे, तो वहाँ से हमारी पहली इक्वेशन बन जाएगी। दूसरा एरिया हमें पता है क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है ना, लंबाई गुणे चौड़ाई से हम एक चर की वैल्यू निकाल लेंगे, इसको हम 108 के बराबर दिखा देंगे, क्योंकि ये भी क्षेत्रफल वो भी क्षेत्रफल। तो हम यहाँ से एक चर का मान निकाल लेंगे, उसका इसमें धर देंगे मान, और आंसर हमारा आ जाएगा। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर हमें एज्यूम करना पड़ेगा, हमें मानना पड़ेगा कि लंबाई कितनी है। मैंने दोस्तों यहाँ पर मान लिया कि आयत की लंबाई कितनी है, आपसे कहा आयत की लंबाई x है, और चौड़ाई मैंने क्या मान लिया आयत की, तो मैंने y मान लिया। ठीक है ना, आयत की चौड़ाई को मैंने y मान लिया। अब प्रश्न कह रहा परिमाप। अब चूंकि हमें पता है कि आयत का परिमाप होता क्या है, भाई बताओ, अभी मैंने बताया आपको पता है कि आयत का परिमाप होता क्या है। भाई परिमाप दिया गया, और यही परिमाप आपको दिया गया 48 मीटर, तो इसके बराबर होगा ना। अब आयत का परिमाप क्या होता है, 2 लंबाई धन चौड़ाई होता है दोस्तों कि नहीं होता है। 2 लंबाई धन चौड़ाई बराबर के 48 होता है। अब आप यहाँ पर देखो कि आपने लंबाई क्या माना है, x माना, चौड़ाई क्या माना, y माना, और 2 इधर गुणे में उधर जाएगा बट्टे में, यानी ये x प्लस के y बराबर के 2 से काटोगे कितनी बार में, तो 24 टाइम चला जाएगा, यानी x प्लस वाई बराबर कितना आएगा, 24 आएगा। बोलो ये क्या आपका समीकरण बनकर नहीं तैयार हुआ है, बोलो ये समीकरण बनकर तैयार हो गया ना, क्लियर। अब देखो, अब अगला स्टेप हमारा क्या कह रहा है कि क्षेत्रफल दिया गया 108 मीटर स्क्वायर। तो आयत का क्षेत्रफल दोस्तों होता क्या है, बोलो आयत का क्षेत्रफल। तो आप कहोगे सर आयत का क्षेत्रफल जो दिया गया 108, ये दोनों तो आपस में इक्वल होंगे, लेकिन एक्चुअल में होता क्या, लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई है x गुणे या y, यानी ये हमारा कह सकते हैं इसको हम x मल्टीप्लाई y बराबर 108 हो जाएगा। अब यहाँ से आप एक चर का मान निकाल लीजिए। अगर मैं आपसे पूछूं कि x बराबर कितना आएगा, बोलो जल्दी से, x बराबर कितना आएगा। आप कहोगे सर y गुणे में गुणा बराबर के उस तरफ जाता तो बटे हो जाता, यानी 108 बटे में y आएगा। ये बात समझे कि नहीं समझे, 108 बटे में y आएगा। ये समीकरण आप किसको मान लोगे, 2 को मान लोगे। ये समीकरण आप किसको मान लोगे, 2 को। अब 2 का मान अगर 1 में रख दोगे तो एक चर का मान पता चल जाएगा, हो सकता वहीं से दोनों मान पता चल जाए, हो सकता वहीं से दोनों मान पता चल जाएं। तो आप देख लीजिए चेक करके क्या प्रॉब्लम है। आप यहाँ पर कहोगे सर समीकरण 2 का मान, समीकरण 2 का मान किस में रखने पर, तो 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, समीकरण 2 का मान 1 में रखने पर। तो 1 हमारा क्या था, x प्लस वाई बराबर 24, तो इसको मैं एक बार लिख लेता हूँ, x प्लस वाई बराबर के 24, यही तो ना। अब यहाँ पर आपको x बराबर दोस्तों कितना रखना है, आपको x बराबर 108 बटे का y रखना है ना, 108 बटे का y रखना है कि नहीं रखना है। तो आप यहाँ पर कह सकते हो कि x और गुणे का क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 108, ये आपका दोस्तों कितना आ गया 108, और बटे में क्या आ गया y आ गया, है ना। उसके बाद आपका क्या है, ये x बराबर, सॉरी यहाँ पर x बराबर रखना है ना भाई, समझना, यहाँ पर x बराबर रखेंगे ना हम, तो 108 बटे y हमारा पहले आ जाएगा, यानी ये आ जाएगा 108 बटे y, और प्लस में क्या आ जाएगा आपका y, और बराबर में क्या आ जाएगा आपका 24 हो जाएगा, आपका 24 हो जाएगा। अब आपको पता है कि y को उस तरफ भेजेंगे तो ये हमारी इक्वेशन ऐसे बन सकती है, 108 प्लस में y स्क्वायर और माइनस के 24y। भाई इस तरफ मैंने ले आया माइनस में, और बराबर उस तरफ क्या बच गया, 0 बच गया। अब इसको आप एक सीक्वेंस में लिख सकते हो। मैं इसको अगर ऐसे लिख लूँ तो क्या कोई प्रॉब्लम है, y स्क्वायर प्लस प्लस के आपका हो जाएगा माइनस के 24y, माइनस के 24y प्लस के 108, और बराबर में क्या बच जाएगा, 0 बच जाएगा। अब आपको पता है कि ax स्क्वायर प्लस के bx प्लस के c प्रकार का ये समीकरण है, ये है कि नहीं भाई, ax स्क्वायर प्लस के bx प्लस के c बराबर का 0 प्रकार का समीकरण है। आप कहोगे सर क्लियर है, तो यहाँ पर 108 कम 108 के ऐसे दो फैक्टर करिए कि आपके 24 आना चाहिए, आपके
24 आना चाहिए। तो 18 अट्ठे कितना होता है, 18 छक्का 108। भाई अगर 18 का 6 से मल्टीप्लाई कराओगे तो 8 छंग 48, 4 आ गया, 6 कम 6 4 10, बोलो 108 आ गया। तो 18 6 24 होता है, यानी माइनस में हम कह सकते हैं, यानी ये वाई स्क्वायर माइनस के हम इसको 18y माइनस के 6y और प्लस के हम 108 बराबर के 0 कह सकते हैं। अब आप देखो दो दो के जोड़े बना के कामन ले लोगे तो इधर कामन y मिल रहा, तो y माइनस के 18 एक ब्रैकेट में बच गया, इधर माइनस का 6, और जब माइनस का कामन लेते हैं तो संख्या के अंदर का जो ब्रैकेट के अंदर चिन्ह होता है वो बदल जाता है, y माइनस के 18 बराबर के 0। तो आप यहाँ से सीधे आंसर बताओ कितना आएगा, y की वैल्यू 2 आएंगी ना, y की वैल्यू 2 आएंगी। भाई y 18 यहाँ हो गया और y के 6, 18 और 6 आपका क्या आएगा, आंसर आएगा। ठीक है, यानी y बराबर क्या आ जाएगा, 18 एक मान आ जाएगा और दूसरा मान क्या आ जाएगा, y बराबर दोस्तों, तो दूसरा मान आ जाएगा y बराबर 6 आ जाएगा, y बराबर 6 आ जाएगा। अब देखो, अब कुछ लोगों के मन में डाउट होगा, कुछ लोगों के मन में डाउट होगा यहाँ पर कि सर यहाँ पर हम y और y दोनों आ गए, लेकिन हमको तो यहाँ पर x y का मान प्राप्त करना था। थोड़ी देर के लिए सोचो, एक चीज़ सोचो आप कि अगर आप y का मान इसमें, अगर आप y का मान 18 इसमें रखते हो ना तो x का मान आपको 6 पता चल जाएगा। अगर आप y का मान यहाँ पर 6 रखते हो तो x का मान 18 पता चल जाएगा। और 18 छक्का कितना होता है, 108 होता है, और 108 और 6 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा भाई, 108 6 कितना होता है, 114 होता है। 108 में 6 जोड़ोगे तो 108 और 6 कितना हो गया, 18 6 हो गया 24 दूना 48। अगर 18 6 का परिमाप निकालोगे तो 48 आएगा, 18 6 का क्षेत्रफल निकालोगे तो 108 आएगा। ये कन्फ्यूज़न दिमाग में मत रखना कि 2y के मान आए, x का मान किधर गया। तो दोस्तों अगर आप 18 रखोगे इसमें तो x का मान 6 आ जाएगा, अगर y का मान 6 रखोगे तो x का मान 18 आ जाएगा। कहने का मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है, सीधे आंसर हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि x हमारी लंबाई को हम 18 कह सकते हैं क्योंकि लेंथ बड़ी होगी, चौड़ाई छोटी होगी, और चौड़ाई को हम 16 कह सकते हैं। ठीक है ना, तो कोई दिक्कत नहीं, ये हमारा आंसर बिल्कुल राइट है। समझ चुके हो गए आप। अगले प्रश्न पर पहुँचते हैं, इसको नोट कर लीजिए, फिर अगले प्रश्न पर पहुँचते हैं। प्रश्न संख्या नंबर 4, प्रश्न संख्या 4 जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। क्लियर बात हो गई ना। देखो भाई, अगला प्रश्न है 4 नंबर, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। यह प्रश्न, इसकी लैंग्वेज समझ जाना बस, प्रश्न में कोई दिक्कत नहीं। प्रश्न कह रहा कि एक परीक्षा में एक विद्यार्थी ने 20% अंक प्राप्त किए। हम इसको सीधे लिखते हैं कि परीक्षा में एक विद्यार्थी ने 20% अंक प्राप्त किए, 20% अंक प्राप्त किए और 20% अंक प्राप्त किए और क्या कह रहा दोस्तों, 60 अंकों से फेल हो गया। 60 अंकों से क्या हो गया, फेल हो गया। लो भाई साहब, 60 अंकों से हमने इनको फेल कर दिया, 60 अंकों से फेल हो गया। फिर कह रहा दूसरा जो विद्यार्थी है उसने देखो भाई क्या किया, दूसरे विद्यार्थी ने 38% अंक पाए, 38% अंक प्राप्त किए, 38% अंक प्राप्त किए और 38% अंक प्राप्त किए, और कह रहा है कि न्यूनतम से 30 अंक अधिक मिले, न्यूनतम से 30 अंक अधिक थे, न्यूनतम से 30 अंक क्या थे भाई, अधिक थे। तो प्रश्न कह रहा है पूर्णांक आपको बताना है, पूर्णांक बताना। प्राप्त किए जो यहाँ पर लिख लीजिए तो ज़्यादा लैंग्वेज सही होगा, जो न्यूनतम अंक से 30 अंक अधिक थे, तो पूर्णांक आपको बताना है। देखो एक मेरी बात समझिए, यहाँ पर ये जो प्रश्न है दोस्तों, ये प्रश्न आपका आया हुआ प्रश्न है, 2016 या 2017 में ये प्रश्न आपका आया था। ठीक है ना, तो इस प्रश्न को हम कैसे लगा सकते हैं, इसका इजी वे क्या हो सकता है, तो वो चीज़ें हमें समझनी है। यहाँ पर भाई एक विद्यार्थी ने 20% अंक प्राप्त किए, 60 अंकों से फेल हो गया।
दूसरा जो विद्यार्थी उसने 38% अंक प्राप्त किए और 30 अंक अधिक भागे, मतलब जितना पासिंग मार्क था ना उससे वो 30 अंक अधिक भाग गया। तो अगर मैं यहाँ से इक्वेशन बनाना चाहूँ तो हम इक्वेशन कैसे बना सकते हैं वो चीज़ समझिए। भाई मैंने मान लिया कि विद्यार्थियों का जो पूर्णांक था वो कितना था, x का था, है ना। चलिए कुछ समय के लिए यहाँ पर मान लेते हैं, वैसे मानना तो हमें ये लिखना बेकार है, बार बार लिखने से अच्छा आप समझ लीजिए। मैंने माना पूर्णांक क्या था, x था, बस एक पूर्णांक दोस्तों क्या मान लिया, x मान लिया। अब देखो जैसा प्रश्न कहेगा हम वैसे चीज़ें करते चलेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। देखो एक बात को ज़रा समझना, अगर हम इक्वेशन बनाएंगे तो इक्वेशन का मतलब क्या होता है कि बराबर का भाई चिन्ह होना चाहिए, बराबर का चिन्ह होना चाहिए। तो इसमें तो बराबर कुछ कहे ही नहीं, कर ही नहीं पाएंगे, उसके लिए एक जुगाड़ बिठाएंगे हम लोग। इसमें कह रहा कि एक लोगों ने 20% अंक प्राप्त किए लेकिन वो 60 अंकों से फेल हो गया। अच्छा, जो फेल हुआ है उसको हम अगर उतने अंक दे दें और जिसने जितने अधिक नंबर पाए हैं उससे उतने अंक ले लें तो भाई दोनों जो बनेंगे वो आपस में बराबर होंगे कि नहीं बराबर होंगे, बोलो। जैसे मैंने कहा कि तुमने क्या किया भाई, 40 नंबर तुम पाए, तुम 40 नंबर पाए और तुम 3 नंबर से फेल हो गए, तुमने 40 नंबर पाए और 3 नंबर से फेल हो गए। दूसरा विद्यार्थी क्या आता है भाई, वो 50 नंबर पाता है और 5 नंबर अधिक लाता है, 5 नंबर अधिक लाता। तो इन दोनों को आप कैसे बराबर दिखाओगे भाई, इन्होंने 40 नंबर पाए तो कैसे बराबर होगा, इन्होंने 40 नंबर पाए और 3 नंबर से फेल ना करके इनको हम 3 नंबर और अधिक दे देते, और इन्होंने 50 नंबर पाए लेकिन 5 नंबर अधिक पाए तो इनसे हम 50 में से 5 नंबर निकाल लेते, तो हम यहाँ पर बराबर लगा के चर मान कर आसानी से मान निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो बिल्कुल वैसा ही प्रश्न हमारा ये है जैसा कि प्रश्न मैंने अभी आपको बताया है। तो अब इस प्रश्न को हम लोग लगा लेंगे। देखो हमने पूर्णांक क्या माना, x माना ना। तो अब देखो प्रश्न कह रहा है कि x एक जो उन्होंने अंक पाया तो पूर्णांक का तो पाया होगा, 20% पाया तो ये हो जाएगा 20/100। और कितने नंबर इन्होंने कम पाए, 60 अंक से फेल हो गया। तो कम मतलब इनको हम पास करेंगे कि भाई ले ज़रा पास हो जाओ, तो ये 60 नंबर से पास हो गए और फिर बराबर का चिन्ह लगाएंगे। उसके बाद क्या कह रहा है दोस्तों, ये कह रहा है कि दूसरा जो विद्यार्थी है उसने 38% अंक पाए। किसका पाया, पूर्णांक का तो 38% पाया होगा, तो पूर्णांक का 38% अंक पा गए और ये क्या हो गए, ये आपके 30 अंक अधिक थे तो इनको हम 30 क्या कर देंगे, कम दे देंगे। तो 30 हमने इनको कम दे दिया। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, आंसर आपका आपके सामने होगा। कैसे होगा भाई, यहाँ पर बात को समझना। ये हमारा क्या आ जाएगा 20x और बटे क्या आ जाएगा आपका 100 आ जाएगा, प्लस के आपका क्या बच गया 60 बच गया, और बराबर के ये आपका क्या बच जाएगा 30x और बटे में क्या बच गया 100 बच गया, माइनस का आपका 30 हो गया। तो आप इन -30 को इस तरफ लाइए और 20x/100 को उस तरफ ले जाइए, तो ये 60 और 30 इधर आएगा तो ये 90 हो जाएगा। बराबर के ये आपका 30x और बटे में 100 था, इधर से प्लस में आएगा तो माइनस में हो जाएगा, 20x बटे में क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा, 20x बटे में 100 आ गया ना। अब देखो 30x/100 20x/100, बीच में माइनस का चिन्ह तो एक घट जाएंगे क्योंकि ये हर क्या है समान है, तो सिंपल हम एक हर लिख सकते हैं। यानी अगला स्टेप दोस्तों हमारा क्या होगा कि ये 90 को हम उधर लिख सकते हैं भाई, 90 को हम उधर लिख सकते हैं ना, या हम सीधे 100 को इधर ट्रांसफ़र कर दें। चलिए एक स्टेप सीख लीजिए। अगर मैं इसको लिख दूं कि 30x/100 माइनस का 20x/100 बराबर का 90, तो ये हमारा हर बराबर है, तो ऊपर क्या बचेगा 30x माइनस के 20x और बटे में 100 बराबर के आपका बचेगा 90। ये 100 बटे में उधर जाएगा, गुणे में इधर क्या बचेगा 10x बराबर के 90 और 100 का गुणा करोगे तो 9000, यानी x बराबर कितना आएगा 900 आएगा, जो कि आपके प्रश्न का जवाब है। भाई पूर्णांक कितना था 900 का था, पूर्णांक कितना था 900 का था। तो इस प्रश्न को नोट कर लीजिए, फिर अगले प्रश्न पे पहुंचते हैं। इसको नोट कर लीजिए, फिर अगले प्रश्न पे पहुंचते हैं।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 5 नंबर। यहाँ तक की बातें सबकी समझ में आ चुकी होंगी। पूर्णांक भाई कितने का निकल कर आ गया? 900 का निकल कर आ गया। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों हमारा क्या कह रहा है, तो ये कुछ इस प्रकार से है। ये कह रहा है किसी चतुर्भुज के अंतः कोणों का मान प्रत्येक कोण किसी चतुर्भुज के अंतः कोण समान है। ये प्रश्न है आपका, किसी चतुर्भुज के अंतः कोण क्या है? अंतः कोण समान है, इक्वल है। अंतः कोण क्या है भाई? समान है। तो प्रश्न कह रहा है तो सभी कोण बताओ। देखो इस प्रश्न को लगाने के लिए अगर आपको पेन की ज़रूरत पड़ रही है ना, तो फिर इसका मतलब आपने चतुर्भुज वाली क्लास को आसानी से नहीं देखा है, ठीक है ना। इस प्रश्न में आप ऐसे उत्तर बता दोगे कि सर इतना आएगा। आपको इतना पता होना चाहिए कि जो एक चतुर्भुज होता है, इनके सभी अंतःकोणों का योग कितने डिग्री होता है। भाई हमने आपसे बताया था कि अगर ये हमारा एक राइट एंगल है, भाई राइट एंगल क्या आयत है? आयत भी तो एक चतुर्भुज है। तो इसके अंतःकोण मतलब अंदर के कोण, तो एक कोण ये, एक कोण ये, एक कोण ये, एक कोण ये, 4 कोण होंगे। और प्रत्येक कोण, आयत का प्रत्येक कोण कितना होता है? 90 अंश। तो 90 अंश यानी सभी 90 अंश हो जाएंगे। ये समान होता है ना। और इसके सभी कोण समान कब होंगे भाई? सभी कोण समान केवल 2 ही कंडीशन में होते हैं, एक तो वर्ग में होते हैं और एक तो आयत में होते हैं। तो आप चाहो तो यहाँ पर x मान कर लगा लीजिए, अदरवाइज आप सीधे आंसर दे सकते हो। 9 चौके 36, 90 अंश होगा प्रत्येक कोण का मान, ठीक है ना भाई। देखो यहाँ पर मैं मान सकता हूँ दोस्तों, मैं मान सकता हूँ कि सम कितना रहा होगा। भाई मैंने कोण क्या मान लिया? x मान लिया। मैंने कोण x मान लिया, मैंने एंगल क्या मान लिया दोस्तों? x मान लिया, ठीक है ना। समान है इसलिए एक ही एंगल से हमारा काम चलने वाला है। तो देखो यहाँ पर हम x प्लस में x प्लस में x प्लस में x बराबर का 360 अंश कहते हैं। एक बात दिमाग में याद रखना कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग, चारों अंतः कोणों का योग 360 होता है। तो आप कहोगे x 4 बार है यानी 4x बटे बराबर का 360, यानी x बराबर क्या आ जाएगा? 4 9 या 36, 90 अंश आ जाएगा। अब अगर x का मान 90 अंश है तो चारों कोण कितने होंगे भाई? दूसरा भी 90 होगा, तीसरा भी 90 होगा और चौथा भी 90 होगा। बिल्कुल नॉर्मल सा प्रश्न था, ठीक है ना। ये प्रश्न देखिए कराने को कोई मतलब नहीं था इस प्रश्न को, लेकिन जो आपकी जो मिस्टेक थी, जो गलतियां थी, बस उनको बताने के लिए इस प्रश्न को कराया गया है। क्लियर ना। चलो अगला प्रश्न देखते हैं 6 नंबर। इस प्रश्न को नोट कर लीजिए, फिर क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, आप उसको लगाएंगे। देखिए आज की ही वीडियो में बहुत से साथी हमारे कमेंट कर रहे थे कि साहब आप त्रिकोणमिति के फार्मूले फिर से बता दीजिए। तो उन फार्मूलों को आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इसी क्लास में, ठीक है ना भाई। क्योंकि फार्मूले देखो, जो त्रिकोणमिति है वो पूरी फार्मूला बेस्ड है। अगर फार्मूला हमको आता होगा तो हम हर एक प्रश्न को लगा सकते हैं इजीली, ठीक है ना। देखो क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है यदि चतुर्भुज के अंतः कोणों का अनुपात, ये प्रश्न बढ़िया है, इसको भाई सभी साथी लगाएंगे। यदि चतुर्भुज के अंतः कोणों का अनुपात, अंतः कोणों का रेशियो दे दिया गया है भाई, इसमें अनुपात दे दिया गया, कितना दे दिया गया है? तो 3 4 5 6, 3:4:5:6 हो तो प्रत्येक कोण बताओ। तो क्वेश्चन कह रहा है प्रत्येक कोण बताओ, प्रत्येक कोण बताओ। इस प्रश्न को आप लगाओ। अभी मैंने आपको बताया भाई, मैंने अभी आपको बताया है, आप चाहो तो एक समान के लगा लो, अदरवाइज आप ऐसे आंसर बताओ, बिना किसी पेन के, बिना कॉपी के ऐसे आंसर बताओ। सीधे आप इनको जोड़ लीजिए, 4 3 7 5 12 6 18, भाई 6 5 11 और 11 4 15 3 18, 18 बराबर के 360। तो एक बराबर कितना आ जाएगा? 18 दूना 36 20। तो पहला क्या आ जाएगा? 20 3 60, 60 80 100 और कितना आ जाएगा? 120। आपके साथ सभी क्या हो गए? कोण पता चले गए हैं, ठीक है ना। अब देखो हमने बात किया यहाँ पर कि हमने कोण को क्या मान लिया? x मान लिया। अगर आप x मान के लगाते तो मैंने कोण को x मान लिया। तो हमारा जो ये सब रेशियो दिए गए ना, मैंने कितनी बार कहा, अगर संख्या का रेशियो दिया गया, अंश हर का रेशियो दिया गया, कुछ जोड़ने घटाने की बात करता तो x मानते, सभी में x सटा लेते हैं। यानी ये दोस्तों हमारा क्या आ जाएगा? 3x प्लस में 4x प्लस में 5x प्लस में 6x, क्योंकि ये किसका है?
कोणों का अनुपात है ना, कोणों का अनुपात, और सभी कोणों का योग कितना होगा 360 अंश होगा। लो 360 अंश, 6 5 11 4 15 3 18, ये कितना हो गया 18। x बराबर कितना आ गया 360 हो गया ना, तो x बराबर के 18 दूना 36, 20 अंश आ गया। x की वैल्यू 20 अंश है, तो आप तुरंत आंसर बता सकते हो 20 तिया 60, पहला कोण 60 अंश, 20 चौके 80, दूसरा कोण 80 अंश, तीसरा 20 पंचे 100, ये 100 आ गया, और चौथा 6 दूनी 12, 120 अंश। तो आप यहाँ पर जोड़ोगे 180 भी और 120, 300, 300 में 60 जोड़ोगे 360, चारों आपके एंगल्स सामने लिखे हुए हैं। ठीक है ना भाई, इसको नोट कर लो। फिर अगले प्रश्न पे पहुँचते हैं। प्रश्न संख्या कौन सी हो जाएगी 7 नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 होने वाला है। देखिए इस क्वेश्चन के बाद हम लोग थोड़ा सा त्रिकोणमिति की बात कर लेंगे, ठीक है ना, क्योंकि अब जो उसमें फार्मूले थे वो सभी फार्मूले आपको पता होने चाहिए। वैसे एक बार मैंने आपको बताया था कि फार्मूले आप कैसे निकालोगे। आज आपके बहुत सारे डाउट मैं त्रिकोणमिति के क्लियर करने वाला हूँ, ठीक है ना भाई। तो बने रहना वीडियो में। क्वेश्चन भले ही थोड़ा सा कम करें, भले ही हम क्वेश्चन 10 या 11 ही करें, बट हम जो त्रिकोणमिति का हमारा जो डाउट था, जो सभी साथियों ने कमेंट किया था, वो सब हम यहाँ से क्लियर कर देने वाले हैं, ठीक है ना भाई। तो वीडियो छोड़कर मत जाना आप लोग कि अब क्वेश्चन खत्म है, अब तो फ्री हो चुके हैं, चले सोएंगे, ठीक, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों हमारा क्या कह रहा है, ये कह रहा है एक घनाकार कंपोस्ट खाद के गड्ढे का आयतन, एक घनाकार कंपोस्ट खाद के गड्ढे का आयतन दिया गया है। किसका आयतन, तो गड्ढे का आयतन दिया गया है। कितना दिया गया है, तो दिया गया 13.824, 13.824, वो भी किस में है, मीटर क्यूब में है, घन मीटर है, मीटर क्यूब है। तो प्रश्न आपसे पूछा गया है भाई साहब, वो प्रश्न पूछा गया गड्ढे की गहराई ज्ञात करो। चलो बताओ इस प्रश्न को जवाब। गड्ढे की गहराई ज्ञात करो, गड्ढे की गहराई ज्ञात करो, इस प्रश्न को लगाओ, ठीक है ना। देखो इस प्रश्न को लगाने के पहले आपको एक चीज़ और भी समझना है। इस वीक में, इस सप्ताह में आपको क्या मिलेगा दोस्तों, इस सप्ताह में आपको विनर क्लासेस पे परसेंटेज का 2013 से लेकर 2020 तक, यानी कि टोटल आपके होंगे तकरीबन 16 या 17 प्रश्न। उन सभी प्रश्नों को सॉल्व कराया जाएगा, बेसिक सारा क्लियर कराया जाएगा, मतलब परसेंटेज पूरा आपका एक ही वीडियो में ख़त्म हो जाएगा। वैसे पढ़ने को तो परसेंटेज बहुत बड़ा टॉपिक है हमारा, तकरीबन 1 महीने तक चलता है परसेंटेज, ठीक है ना। लेकिन परसेंटेज हमको उतना नहीं पढ़ना है, क्योंकि देखिए जो एग्ज़ाम इस टाइम हो रहे हैं उसमें सबसे ज़्यादा क्या होता है, प्रीवियस ईयर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सब प्रीवियस ईयर का ही आ जाता है सब। केवल आपके अगर आपके हिंदी में मान लिया प्रीवियस ईयर का, तो आपके विकल्प चेंज कर देता है। अगर गणित में बात कर लें तो आपका डाटा चेंज कर देगा। मान लिया उस क्वेश्चन में 20% था, तो आज प्रश्न आया तो उसमें 40% हो जाएगा, 60% हो जाएगा, या 10% हो सकता है। लेकिन कॉन्सेप्ट तो हमारा सेम ही रहने वाला ना। तो उस वीडियो को भी आप लोग देख लेना, आपको टेलीग्राम पे सेंड कर दिया जाएगा, या फिर आपने अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है ना। वहाँ पर आपको सीरीज पढ़ाई जा रही है टेट की, 3 मैराथन क्लासें अपलोड हो चुकी हैं, जिसमें प्रॉफिट लॉस बढ़ा दिया गया, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, और अब आपका मीडियन एंड मोड यानी कि माध्यिका और बहुलक भी पढ़ा दिया गया है। चलो इस प्रश्न को लगाएंगे, कितना आंसर आ रहा सभी साथी बताएंगे। अच्छा, 3rd सेमेस्टर में आप लोगों ने पढ़ा था कि घन का आयतन क्या होता है, पढ़ा था ना। तो बताओ कमेंट करके जल्दी से कि घन का आयतन क्या होगा। पढ़ा था भाई ना, घन का आयतन। आप कहोगे सर घन का आयतन क्या होता है, ए क्यूब होता है, ए क्यूब होता है। तो मेरे दोस्तों बस ख़त्म काम यहीं पर। भाई घनाकार कंपोस्ट का जो गड्ढा है खाद का, वो कैसा है, घनाकार, उसका आयतन दिया गया। तो घनाकार का मतलब घन, और घन का आयतन क्या होता है, ए क्यूब होता है। तो यहाँ पर हम घन के स्थान पर ये भी लिख सकते हैं कि गड्ढे का आयतन। बोलो कोई प्रॉब्लम है, मैं यहाँ पर गड्ढे का आयतन लिख सकता हूँ। तो एक क्यूब होगा ना, तो हम कह सकते हैं कि सर एक क्यूब किसके बराबर होगा, तो एक क्यूब 13.824 के बराबर होगा।
13.824 के बराबर होगा। अब क्यूब इधर से हटाएंगे, यानी इधर से पावर 3 हटाएंगे तो उधर क्यूब रूट में बदल जाएगा, यानी ए बराबर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा क्यूब रूट 13.824। सॉल्व कर लीजिए, आंसर आपके सामने होगा। यानी ए बराबर हम इसे क्या कह सकते हैं भाई, इसे हम क्यूब रूट कह सकते हैं, ऐसे क्यूब रूट। अब ये 13,824, क्योंकि हम पॉइंट हटाएंगे ना, और जब पॉइंट हटाएंगे तो बटे 1 मानेंगे, 3 जीरो 3 संख्या तो 3 जीरो, यानी 13,824 बटे के 1000 हो जाएगा। अब इसको हम गुणनखंड करके सॉल्व कर लेंगे। 13 भाई 1000 तो हमें पता है कि 10 का क्यूब है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 13,824 अब हमें नहीं पता है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, गुणनखंड विधि से ज्ञात कर लेते हैं। 13,824 अब हम 2 से काटेंगे क्योंकि सम है, तो 2 छंग 12, कितना बच गया, 1 बच गया 18, 2 9 18, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे तो 2 3 6, 2 चौके 8 हो गया, 2 पंचे 10, 2 छंग 12, 34 56, 2 1 कम 2 हो गया, 2 सती 14, 2 दूनी 4 और 2 अट्ठी कितना हो गया, 16 हो गया। 2 से काटेंगे, 2 अट्ठी 16, 2 छंग 12, 2 चौके 8 हो गया, फिर इसको काटिए, 2 चौके 8, 2 3 6, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 1 और 6 हो गया। फिर 2 से 108 टाइम चला जाएगा, फिर 2 से 54 बार में चला जाएगा, फिर 2 से 27 बार में चला जाएगा, और 27 आपको पता है कि 3 का क्यूब होता है, 27 आपको पता है क्या होता है, 3 का क्यूब होता है, तो सीधे आप लिख सकते थे। अदरवाइज चलिए मैंने पूरा सॉल्व कर दिया। अब क्यूब रूट है ना, तो 3 3 के जोड़े बनाएंगे भाई। एक जोड़ा मेरा ये 2 का 3 का बन गया, एक ये 3 का बन गया, एक ये 3 का, एक ये 3 का, सभी से एक एक ले लोगे तो 3 दूनी 6, दूनी 12, दूना 24। तो हम यहाँ पर जहाँ 13,824 लिखा, यहाँ पर क्या मैं 24 लिख सकता हूँ, कहोगे सर बिल्कुल, और मैं 1000 को 10 लिख सकता हूँ, तो आंसर कितना आएगा, 2.4 मीटर। 2.4 मीटर के आगे गड्ढे की गहराई आ गई। अच्छा, गहराई मतलब क्या होता है भाई, जो घन होता है ना, इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई गहराई सब इक्वल होती, सबसे समान होती, क्योंकि जो घन होता है ना वो हमारे स्क्वायर के टाइप का होता है। स्क्वायर क्या होता है, सभी साइडें इक्वल होती हैं, तो उसी टाइप का हमारा घन बना हुआ होता है, ठीक है ना भाई। तो अब इसको नोट कर लीजिए। फिर हम थोड़ा सा ट्रिकोनोमेट्री की बात कर लेते हैं, थोड़ा सा बेसिक बातें कर लेते हैं, जो कि फार्मूले बात करेंगे बस, बाकी कुछ आपको नहीं बताएंगे। हम आपको दिखाएंगे आज कि त्रिकोणमिति से जितना डरते हैं ना, उतना डरने की ज़रूरत हमें नहीं होती है। बात हम एक ही चीज़ से फार्मूला अपने आप बनता चला जाएगा, हम नहीं कुछ याद करेंगे त्रिकोणमिति में, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आएगा। और त्रिकोणमिति में दोस्तों मैं बात कर लें आपसे कि क्या इसी केवल डीएलएड 4th सेमेस्टर के लिए आपको ये फार्मूले याद करने, नहीं। अगर आप किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो ना, जिसमें अर्थमेटिक है, जिसमें एक गणित है आपका, उसमें त्रिकोणमिति आपका क्या हो जाएगा भाई, होगा चैप्टर, ठीक है ना। तो वैसे त्रिकोणमिति तो हमारी एडवांस है, एडवांस मैथ है, तो त्रिकोणमिति होगा तो वहाँ पर ये फार्मूले लगेंगे, तो आपको अभी से प्रैक्टिस करना है, ठीक है ना। कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है भाई, वहाँ पर फार्मूले नहीं पता है, तो फिर ऐसे बैठो ताको टीचर क्या पढ़ा रहा, वो आएगा पढ़ा के चला जाएगा, फिर कुछ समझ में आने वाला नहीं है। तो बस थोड़ा सा 10-15 मिनट में हम पूरा क्लियर कर देंगे, ठीक है ना। चलो इसको फिर नोट कर लीजिए, फिर देखिए ठीक है ना भाई। सब इतना आंसर आ रहा था 2.4। देखो सबसे पहले आपको याद रखना है कि देखिए त्रिकोणमिति हम यहाँ पर लिख भी दे रहे हैं, ताकि आप कहोगे सर मॉडल पेपर में आपने ये क्या पढ़ाना शुरुआत कर दिया। तो त्रिकोणमिति देखो हमें पता है कि साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है भाई, साइन थीटा, ठीक है ना। अभी देखना मैं कितने फार्मूले यहाँ से बना के आपको बताऊँगा, कॉस थीटा और मैंने कह दिया टैन थीटा। तो आपको पता है कि साइन थीटा बराबर, यानी कि आप ये याद रखना, अगर हिंदी में याद रखना है तो लाल बटे कक्का याद रखिए, अगर आपको हिंदी में याद रखना है तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, यानी कि परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूस, ठीक है ना। ये 3 चीज़ें आपको याद रखनी है बस। तो साइन कहाँ आता है, यहाँ आता ना, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, P/H होता है, परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेन्यूस, ठीक है ना। P/H हो गया। अब साइन थीटा P/H हो गया। अब देखो साइन का अपोजिट क्या होता है, हमने बताया था ना कि 6 रेशियो होते हैं आपका, एक होता है साइन, एक होता है कॉस, एक होता है टैन। साइन का अपोजिट क्या होता है, कॉशेक, और कॉस का अपोजिट क्या होता है, सेक। टैन का अपोजिट क्या होता है, कॉट। ये अपोजिट केस होते हैं, ये अपोजिट केस होते हैं, ठीक है ना। अब देखो
साइन का अपोजिट क्या होगा, कॉसेक, तो कॉसेक इसका अपोजिट हो जाएगा, यानी कि कॉसेक थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एच बाई पी आ जाएगा, एच बाई पी आ जाएगा। तो बात यहाँ पर समझो, क्या हम दोस्तों यहाँ पर साइन और कॉस ये एक दूसरे के क्या हैं, उल्टे हैं, तो हम इनको उल्टे में दिखा सकते हैं, यानी कि हम साइन थीटा बराबर के 1/कॉसेक थीटा नहीं कह सकते हैं, बोलो 1/कॉसेक थीटा, क्योंकि उल्टा है ना भाई, उल्टा है तो सेम हो जाएगा, ठीक है ना। वही चीज़ हम यहाँ से क्या कह सकते हैं, साइन थीटा, ये बटे में इधर आएगा गुणे में, तो साइन थीटा गुणे कॉसेक थीटा बराबर 1, ये कह सकते हैं कि नहीं कह सकते। तो एक फार्मूला, 2 फार्मूला और ये आपका 3, ये आपका 4 फार्मूला बन के रेडी हो गए हैं, ठीक है ना। ऐसे हम दोस्तों कॉस थीटा में बात कर लें तो कॉस थीटा कहाँ आएगा, दूसरे नंबर पे ना, बेस अपन हाइपोटेनिस, तो ये हमारा हो जाएगा b/h, और कॉस का अपोजिट क्या होता है, सेक होता है ना, तो ये सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, h/b हो जाएगा, h/b। अब आप देखो यहाँ पर कि कॉस और सेक एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो हम यहाँ पर यह कह सकते हैं कि कॉस थीटा जो होगा 1/सेक थीटा होगा, अपोजिट होगा कॉस का, ये कॉस का, भाई इधर कॉस बटे 1 है तो इधर 1/सेक हो जाएगा। अब इस बटे में इधर आओगे गुणे में, तो ये कॉस थीटा गुणे का सेक थीटा बराबर के 1 होगा। लो 4 फार्मूले आपके और रेडी हो गए, 4 फार्मूले आपके और रेडी हो गए, 4 कितने हो गए, 8 हो गए। ऐसे हम टेन थीटा, अब टेन थीटा क्या होता है, p/, कितना होता है, हर बोले b होता है, ठीक है ना, p/b होता है, यानी परपेंडिकुलर बटे का बेस, तो p/b हो गया। अब टेन का अपोजिट क्या होता है, कॉट थीटा, तो कॉट थीटा क्या आएगा, b/p। अब अपोजिट है ना भाई, p/b, b/p, ये अपोजिट है, तो भाई अपोजिट में लिख सकते हैं, तो मैं इसको लिख सकता हूँ टेन थीटा बराबर 1/के कॉट थीटा लिख सकता हूँ। कॉट थीटा बटे में इधर आएगा तो गुणे में, तो टेन थीटा मल्टीप्लाई का कॉट थीटा बराबर के 1। लो 4 फार्मूले आपके और रेडी हो गए। ये कितने हो गए, 4 4 8 4 12 फार्मूले। बताओ कुछ याद करने की ज़रूरत है, कुछ भी याद करने की ज़रूरत है। ये तो हो गए नॉर्मल से फार्मूले, ये क्या हो गए, नॉर्मल से फार्मूले। अब देखना हम इसमें और आगे फार्मूले कैसे बनाते हैं, ठीक है ना भाई। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, प्रैक्टिस करना, जितना प्रैक्टिस करना, आप रटने की ज़रूरत नहीं है भाई साहब, ऐसे याद हो जाएगा, है ना। चलो अब देखो आगे के फार्मूले हम लोग सीख लेते हैं। कि मैंने आपसे बताया है कि बस ऐसे आप प्रैक्टिस करते रहिए, चीज़ें आपकी सारी समझ में आ जाएंगी। अब देखो, अब आपको क्या करना, अब बाकी फार्मूलों के लिए आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना, एक आपको 6 रेखाओं से घिरी आकृति बनाना है। भाई ऐसे हम बनाते हैं ना, 6 रेखाओं से घिरी आकृति को ऐसे बनानी है। अब क्या करना है, इनके आमने सामने के बिंदुओं को मिलाना है, यानी ये इससे मिल जाएगा, ये इससे मिल जाएगा, ये इससे मिल जाएगा, ये मैंने मान लिया। अब इन पर हम क्या रखेंगे अपना, इस पर हम अपने रेशियो रखेंगे, यानी कैसे होता है, साइन, फिर यहाँ हो जाएगा कॉस, उसके बाद आ जाएगा टेन, फिर यहाँ क्या आ जाएगा कॉट, फिर यहाँ क्या आ जाएगा सेक आ जाएगा, फिर यहाँ पर कॉट आ जाएगा। अच्छा, अब कुछ लोग सोचेंगे कि सर यहाँ पर हम कैसे बनाएं, कुछ लोग सोचेंगे इस तरह यहाँ पर हम कैसे बनाएं, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर दाहिनी तरफ अगर आप ऐसे बैठे हो तो आपके दाहिनी तरफ सारे सी वाले हैं, दाहिनी तरफ सारे सी वाले, कॉस कॉट और यहाँ पे भाई कॉसेक होगा, ठीक है ना, ये कॉसेक होगा, कॉस कॉट और कॉसेक, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पर आप 1 मान लीजिए, अब यहाँ पर आप 1 मान लीजिए, तो यहाँ से वो जो फार्मूला अभी आपने निकाला था, वो फार्मूला आपका यहाँ से देखो बन रहा है भाई, साइन थीटा गुणे कॉसेक थीटा बराबर 1 होता है, सेक थीटा बटे कॉस थीटा पर सेक थीटा गुणे कॉस थीटा बराबर 1 होता है, अभी बताया मैंने, टेन थीटा गुणे कॉट थीटा बराबर 1 होता है, तो होता है, ठीक है ना। अब देखो, अब यहाँ से आपको करना क्या है, आपको यहाँ से मैं अगर साइन थीटा पूछूँ क्या होगा, साइन थीटा, तो जो जिसकी वैल्यू आप ज्ञात करोगे ना, जिसकी वैल्यू ज्ञात करोगे उसके आगे वाले दोनों का बटा, जिसकी वैल्यू ज्ञात करोगे उसके आगे वाले दोनों का बटा, यानी साइन थीटा के आगे क्या है दोस्तों, कॉस थीटा, और उसके बाद क्या है आपका कॉट थीटा, तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बटे का कॉट थीटा हो जाएगा, यानी साइन थीटा को हम कॉस थीटा बटे कॉट थीटा भी कह सकते हैं। अब मैं बात कर लूँ कॉस थीटा की, तो कॉस थीटा हमारा क्या आ जाएगा भाई, कॉस थीटा हमारा क्या आ जाएगा, इसके आगे वाले दोनों का बटा, यानी कॉट थीटा बटे कॉसेक थीटा, ये आ जाएगा आपका कॉट थीटा बटे का क्या आ जाएगा, कॉसेक थीटा आ जाएगा।
कॉस थीटा बराबर कॉट थीटा बटे के कॉसेक थीटा। ऐसे मैं आपसे पूछूँ कॉट थीटा क्या आएगा, बोलो कॉट थीटा, तो इसके आगे वाले दोनों का बटा कॉसेक थीटा बटे का सेक थीटा, तो ये आ जाएगा आपका कॉसेक थीटा और बटे में क्या आ जाएगा आपका सेक थीटा आ जाएगा। ऐसे 3 हम और निकाल सकते हैं। अगर मैं कॉसेक बराबर पूछूंगा तो सेक थीटा बटे टैन थीटा, अगर मैं सेक थीटा बराबर पूछूंगा तो टैन थीटा बटे साइन थीटा, अगर मैं टैन थीटा बराबर पूछूंगा तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा हो जाएगा। यानी 6 फार्मूले हमारे यहाँ से बनकर रेडी हो जाएंगे। अब आप अभी चले थे किस फॉर्म में, घड़ी के अनुसार चले थे ना, अभी आप ऐसे चले थे, लेकिन अब आपको कैसे चलना है, इनके उल्टा चलना है, अपोजिट चलना है। अगर मैं कॉस का पूछूंगा तो साइन बटे टैन कहोगे आप, अगर मैं टैन का पूछूंगा तो सेक बटे कॉसेक कहोगे आप, अगर मैं कॉसेक का पूछूंगा तो कॉट बटे कॉस कहोगे आप, अगर मैं कॉस का पूछूंगा तो साइन बटे टैन, यानी उल्टा में चलेंगे, ठीक है ना। कैसे चलेंगे, उल्टा में चलने वाले हैं। तो ये होते हैं दोस्तों फार्मूले। वैसे ये सब फार्मूलों का ज़्यादा प्रयोग आप में नहीं है, वैसे होते तो ये भी फार्मूले हैं कि साइन बराबर क्या होता है कॉस 90 अंश माइनस के एंगल, इसी को हम ये भी कह सकते हैं कॉस बराबर साइन 90 अंश माइनस के एंगल। ये सब चीज़ें दोस्तों आपको सब यहीं से निकाल लोगे, सब यहीं से निकाल लोगे। अभी मैं आपसे बताऊं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस के कॉस स्क्वायर थीटा बराबर के कितना होता है, 1 होता है, क्योंकि यहाँ पर हम पहले इस त्रिभुज की बात करेंगे।